थलपति विजय एंड कंट्रोवर्सीज का एक अलग ही बंधन जुड़ा हुआ है। तो फिर चलो बताते हैं आपको ये पूरी खबर और देते हैं इसको लेकर हमारे कुछ ओपिनियन। लेकिन इसके पहले 2025 में विजय सर के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी थलपति विजय की वीडियो जो कि हमारे सेकंड चैनल रेडर अनरिवील के ऊपर अपलोडेड है, जिसके हमने आपको उसमें डिटेल से बता रखा है। अगर चाहो तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको भी देख लेना। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको ऊपर से थोड़ा क्लियरली शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल 27 सितंबर 2025 की शाम को एक ऐसी न्यूज आई थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2026 तमिलनाडु इलेक्शन से पहले थलपति विजय अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी टीवी के लिए करुण में एक रैली करने पहुंचे थे। परमिशन लिमिटेड क्राउड के लिए थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह से हजारों लोग जमा हो चुके थे, जो एक्सपेक्टेड नंबर से काफी ज्यादा थे। तेज गर्मी, प्रॉपर अरेंजमेंट की कमी और वीक क्राउड मैनेजमेंट ने सिचुएशन को और वर्स्ट बना दिया। शाम होते होते और क्राउडिंग इतनी बढ़ गई थी कि कंट्रोल कंप्लीटली हाथ से निकलता हुआ दिखा। इमरजेंसी सर्विसेज भी टाइम पर इफेक्टिवली काम नहीं कर पाई। विजय ने मौके पर स्पीच रोककर सिचुएशन हैंडल करने और हेल्प की अपील जरूर करी, लेकिन तब तक काफी डैमेज हो चुका था। इस इंसिडेंट के विजुअल सोशल मीडिया पर रैपिडली वायरल हो गए और पूरी कंट्री के अंदर एक सीरियस डिबेट स्टार्ट होने लगा कि ऐसी मैसिव रिलीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर होती किसकी है, सेलिब्रिटी की, ऑर्गेनाइजर्स की या फिर सिस्टम की। वेल, इन सब के बाद फाइनली जब थलपति विजय की लास्ट फिल्म यानी जननायकन का ट्रेलर रिलीज किया गया तो असली कारण तो यहीं से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जब ऑडियंस एंड फैंस को ये पता चला कि ये फिल्म एक रीमेक फिल्म है एनबीके की भगवंत केसरी की, तो लोग काफी नाराज हुए और क्रिटिक्स ने भी इस चीज का पूरा फायदा उठाया और निकल पड़े इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाने और बोलने लगे कि यार तुम तो अभी तक तो ये चीज बोल रहे थे कि ये फिल्म एक ओरिजिनल फिल्म है, किसी भी फिल्म का ये रीमेक नहीं है, तो फिर ट्रेलर पूरा भगवंत केसरी का कॉपी क्यों लग रहा है। I am coming. वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्टर एज विनोद से यही उम्मीद थी कि इस डायरेक्टर ने अपने करियर में ओरिजिनल से ज्यादा कॉपीड फिल्में, रीमेक फिल्में या फिर इंस्पायर्ड फिल्में ही बनाई है। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं है। अगर तुम एज विनोद की प्रीवियस फिल्मोग्राफी को देखो तो विनोद ने अब तक टोटल 6 फिल्में डायरेक्ट करी है, इंक्लूडिंग जननायकन, जिसमें शत्रुघ्न वेट्टाई, थीरन, नेरकोंडा पारवई, वलीमई थुनीवु और जननायकन। इसके अलावा विनोद 2018 की तेलुगु फिल्म ब्लफ मास्टर के राइटर भी रह चुके हैं। देखो यहाँ पर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि विनोद ने अभी तक एक भी रीमेक फिल्म नहीं बनाई। उनकी फिल्म में नेरकोंडा पारवई ऑलरेडी एक रीमेक फिल्म थी, बॉलीवुड फिल्म पिंक की। वहीं थीरन फिल्म भी एक इंस्पायर्ड फिल्म थी ऑपरेशन बावरिया जैसे रियल इंसिडेंट पर। तो यहाँ पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि एज विनोद को फिल्म बनाना नहीं आता या फिर ये ओरिजिनल फिल्म बना नहीं सकते। देखो डायरेक्टर एज विनोद के ऊपर हम एक वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही जल्द, तब हम इनके बारे में खुलकर एंड डिटेल से बताएंगे। अभी हम थलपति विजय सर पर वापस आते हैं। हाँ, तो जितना क्रिटिसिज्म जननायकन को साउथ की तरफ से झेलना पड़ रहा है, उससे कई गुना ज्यादा नॉर्थ साइड से आग लगी पड़ी है। यहाँ पर सेम डे पर ही फिल्म का हिंदी ट्रेलर रिलीज करवाया गया। तो सबसे पहले तो ऑडियंस ने इसकी हिंदी डबिंग को लेकर बवाल कर लिया था। लिटरली इस फिल्म के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में एक ही नाम देखने को मिला, ओनली संकेत मात्रे। नॉर्थ ऑडियंस बस एक ही नाम बार बार टाइप करे जा रही थी, वी वांट संकेत मात्रे वॉइस। और ये सब देखकर संकेत सर भी लाइक जलवा है हमारा। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत ही सेंसर बोर्ड वालों की। जैसा राम गोपाल वर्मा ने कहा था कि सेंसर बोर्ड इज आउटडेटेड, उससे मैं होनेस्टली 100% एग्री करता हूँ। फिर मैं पहले आपको सिचुएशन को कामली समझाने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद में हम छुपी पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। वो यह था कि जननायकन को 18 दिसंबर को सीबीएफसी सर्टिफिकेट के लिए सबमिट किया गया था। सीबीएफसी ने फिल्म देखने के बाद मेकर से मल्टीपल कट्स और चेंजेस मांगे और क्लियरली बोल दिया कि अगर ये चेंजेस आपके द्वारा कर दिए जाते हैं तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिल सकता है। कट्स का एक्सपेक्ट नंबर ऑफिशियली डिस्क्लोज तो नहीं हुआ, बट सोर्सेज के मुताबिक कोई 21 कट्स की बोल रहा है, कोई 27 कट्स की बोल रहा है, लेकिन इनसाइडर रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 20 कट्स की बात चल रही थी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेकर्स ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जो भी कट्स और चेंजेस सीबीएफसी ने मांगे सब फॉलो किए। फिल्म में रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस के बाद मूवी को दोबारा फिर से सर्टिफिकेट के लिए सबमिट भी कर दिया गया। अब लॉजिकली देखा जाए तो जब सारी कंडीशन फॉलो हो चुकी है तो सर्टिफिकेट मिलना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। एक तरफ फिल्म का फुल स्केल प्रमोशन चल रहा था, फिल्म का ऑडियो लॉन्च, ट्रेलर, सॉन्ग्स, इंटरव्यूज, मार्केटिंग, और 9 जनवरी को फिल्म रिलीज होने से पहले इसका 4 days to go वाला पोस्टर तक मेकर्स ने रिलीज कर दिया था ऑफिशियली। और दूसरी तरफ से सीबीएफसी सर्टिफिकेट को कंटिन्यूअसली डिले कर रहा था। रिलीज डेट पास आती जा रही थी लेकिन कोई क्लियर अपडेट नहीं मिल रहा था। और फिर अचानक रिलीज से ठीक 3 दिन पहले सीबीएफसी ने डिसाइड किया कि फिल्म को रीविजिटिंग कमेटी के पास में भेजा जाएगा। जब मेकर्स ने उनको रीजन पूछा तो इन्होंने कुछ स्ट्रेट आंसर नहीं दिया। सिर्फ इतना बोला गया कि कोई एक्सटर्नल कंप्लेंट आई है फिल्म को लेकर, इसलिए फिल्म को दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। यहीं से सीरियस क्वेश्चन खड़ा होता है, अगर फिल्म में इतना इशू था तो इतना बड़ा इशू 1 महीना पहले से रिजोल्व क्यों नहीं किया और रिलीज होने के 1-2 दिन पहले रीविजिटिंग कमेटी का एंगल क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, स्पेशली जब तमिलनाडु इलेक्शंस पास आ रहे हैं? क्लियर आंसर तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन डाउट जेन्युइन है। इन सब के चलते मेकर्स 9 जनवरी को फिल्म रिलीज नहीं कर पाए। सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी थी कि मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। हाई कोर्ट ने सीबीएफसी को क्लियरली कहा कि जब आप पहले यूएस सर्टिफिकेट देने पर एग्री कर चुके हो और मेकर्स ने सारी कंडीशन को फॉलो भी कर लिया है तो प्रोसेस को बार बार रीओपन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। कोर्ट ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट के साथ
साथ में रिलीज करने का ऑर्डर तक दे दिया, लेकिन सीबीएफसी वालों ने इस डिसीजन के अगेंस्ट काउंटर अपील फाइल कर दी, जिसकी हियरिंग अब 20 जनवरी को होना है। इसका मतलब ये है कि ये फिल्म जनवरी में तो रिलीज नहीं हो पाएगी, और अगर वहाँ भी इशू आता है तो फिर सच में सब कुछ अनसर्टेनिटी में चला जाएगा, क्योंकि अभी गरम गरम इलेक्शंस का माहौल है, और अगर फिल्म पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो आगे भी हार्डल्स आ सकते हैं। इसलिए फैंस बस यही होप कर रहे हैं कि ये फिल्म जनवरी में रिलीज हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये थलपति विजय की लास्ट थिएट्रिकल फिल्म हो सकती है। इसके बाद ना लियो 2 होगी ना मास्टर 2। थिएटर में विजय को सेलिब्रेट करने का ये शायद आखिरी मौका है, और हॉनेस्टली फैंस के साथ में इतना अनफेयर नहीं होना चाहिए। एक और अपडेट ये भी है कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस फिल्म को रिलीज को लेकर इशू चल रहे हैं, जहाँ पर पॉसिबली बैन लगाने की बात तक हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी मेकर्स रिक्वायर्ड चेंजेस करके फिल्म को दोबारा सबमिट करने वाले हैं, ताकि रिलीज किसी भी हाल में ना रुके। ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो मुझे पर्सनली ये पूरा मैटर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड लगता है, और एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड भी बन चुका है। जननायकन ने सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग रिफंड का रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म ने अराउंड 5 लाख टिकट एडवांस में सेल कर दिए थे, जो अप्रोक्स 50 करोड़ के बराबर है। लेकिन क्या फायदा जब फिल्म रिलीज ना हो। पॉजिटिव साइड ये है कि ये सेटबैक विजय के लिए एक सिंपैथी वेव क्रिएट करेगा। जब भी फिल्म फाइनली रिलीज होगी, ओपनिंग कलेक्शन डेंजरसली हाई होने के चांसेस है। अब आप बताओ कि इस पूरे इशू पर आपका क्या ओपिनियन है। वैसे ये वीडियो काफी बड़ा है, और इस वीडियो की जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ तब तक तो फिल्म की रिलीज डेट के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन हो सकता है जब मैं ये वीडियो कंप्लीट करके अपलोड करूँ तब तक कोई ना कोई न्यूज आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि फिल्म भी रिलीज हो चुकी होगी। एंड अगर इस बीच कोई और भी खबर आती है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के जरिए बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और रही बात विजय सर के फिल्मी करियर की, तो देखो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जिन्हें नायकनी उनकी लास्ट फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के बाद में वो अपने फिल्मी करियर से पूरी तरह से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऑडियंस के दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं, जैसे कि अगर विजय सर पूरी तरह से फिल्मों से बाहर निकल जाएंगे तो फिर लियो 2 जो कि लोकी यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका क्या होगा, और अगर फ्यूचर में लियो 2 बनेगी तो उसमें विजय थलपति को कौन रिप्लेस करेगा, या फिर कभी हमें लियो 2 देखने को भी मिलेगी या फिर नहीं। देखो इन सारे सवालों को मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूँ। तो मेरा जवाब ये है कि भाई जब लोकेश कनगराज अपने यूनिवर्स को लेकर सीरियस नहीं है तो हम इतना टेंशन क्यों लें। आई मीन इस पूरी यूनिवर्स को खड़े करने वाले बंदे को ही इसकी परवाह नहीं पड़ी, वो खुद अपने यूनिवर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहले तो उसने बोला था कि मैं अब सिर्फ 10 फिल्म ही करूंगा, और 10 फिल्मों के बाद में फिल्म बनाना छोड़ दूंगा, और 10 फिल्म भी एलसी यूनिवर्स से रिलेटेड ही होंगी। लेकिन फिर भी बाद में लोकेश कनगराज ने रजनी सर के साथ में कूली बनाई, और अब उनकी अपकमिंग मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन के साथ भी वो एक फिल्म कर रहे हैं। उसका एलसीयू से कोई कनेक्शन है या नहीं आई डोंट नो। कूली के टाइम पे फिर तभी भी ऑडियंस को बोला था कि मैं कूली के बाद अपना पूरा फोकस एलसीयू पर लगाऊंगा, और जल्दी केथरी 2 पर भी काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, तो अब अल्लू अर्जुन के साथ में अपने अगले प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी शूटिंग भी 2026 यानी कि इस साल स्टार्ट होने वाली है। देखो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि लोकेश कनगराज को अल्लू अर्जुन के साथ में फिल्म नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज यू नो आई एम अल्लू अर्जुन पगलू। तेरी शक्ल देख, तेल की दुकान। लेकिन यार जब तुम किसी चीज पर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हो उसको तो तुम पहले खत्म कर लो। एंड अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जो ऑडियंस को झूठा दिलासा तो मत दो। एनीवेज अब एलसीयू का क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जाना है, क्योंकि ना ही तो हम जानते हैं और ना ही हमारे लोकी बाबा। वैसे हम सोच रहे हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो एलसीयू पर भी बनाया जाए, और अगर आप भी रेडी हो इस वीडियो को देखने के लिए तो कमेंट कर देना हैशटैग लगा के कमबैक एलसीयू। वेल अब हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में क्योंकि थलपति विजय ने रीमेक बनाई है, और साथ ही साथ वो भी फिल्में कवर करेंगे क्योंकि थलपति विजय की बाकी लैंग्वेजेस में रीमेक बनाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थलपति विजय ने कौन कौन सी फिल्मों को रीमेक किया है। अगर थलपति विजय की जर्नी को ध्यान से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उन्होंने रीमेक फिल्म को कभी मजबूरी की तरह यूज नहीं किया बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की तरह प्ले किया। उनकी रीमेक जर्नी की शुरुआत 1997 में हुई जब कथालुगु मर्यादाई फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म मलयालम सुपरहिट फिल्म अनियाथी प्रावु फिल्म की तमिल एडम्पशन थी। इस फिल्म के साथ विजय को फैमिली ऑडियंस का सॉलिड सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ, जो कि आगे चलकर उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी बना। इसके बाद 1998 में आई निनायथाइन वेंदाई, जो तेलुगु म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर पेल्ली संडाडी से इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया था कि विजय सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं है बल्कि म्यूजिक हेवी और इमोशनल स्टोरीज में भी ऑडियंस से डीप कनेक्ट बना सकते हैं। और फिर साल 2000 के अंदर प्रिया मनावले फिल्म रिलीज होती है, जो तेलुगु हिट फिल्म पवित्र बंधन की रीमेक थी। ये वही फिल्म थी जहां विजय ऑफिशियली एक डिपेंडेबल फैमिली स्टार के रूप में कंसोलिडेट हो गए थे। 2001 विजय के करियर का एक टर्निंग पॉइंट साल था। इस साल इनकी फ्रेंड्स फिल्म रिलीज होती है, मलयालम सुपरहिट की तमिल रीमेक, जिसमें मल्टी स्टार कास्ट और कॉमेडी इमोशन का परफेक्ट बैलेंस था। फिल्म सुपरहिट थी। इसी ईयर इनकी बद्री फिल्म भी आती है, जो तेलुगु फिल्म थम्मुडु की रीमेक थी। इस फिल्म के अंदर विजय का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज और इंटेंसिटी ने उनकी मास ऑडियंस के बीच ग्रिप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी थी। 2002 में यूथ फिल्म रिलीज होती है, जो चिरू नवोदो की तमिल रीमेक थी और ये क्लियरली यूथ ऑडियंस को टारगेट करती थी। फिर 2003 में वसीकारा फिल्म आती है, जो तेलुगु फिल्म नुवो नाकु नचो की एडम्पशन थी। इस फिल्म में विजय का सॉफ्ट एंड मैच्योर और रिलेशनशिप ड्रिवन परफॉर्मेंस आज भी फैंस को याद रहता है। 2004 में गिली ने तो विजय के करियर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था। महेश बाबू की ओक्काडू की इस रीमेक ने विजय को फुल फ्लेज मास सुपरस्टार बना दिया था। इसके बाद 2006 में आथी, जो कि अथाडू का रीमेक थी, और 2007 में पोकिरी आई, जो तेलुगु की महेश बाबू स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म पोकिरी की तमिल वर्जन रीमेक थी। पोकिरी
पोकिरी इसीलिए भी स्पेशल थी क्योंकि विजय ने सिर्फ रीमेक नहीं किया बल्कि अपनी स्टाइल, स्वैग और स्क्रीन प्रेजेंस से फिल्म को कम्प्लीटली अपना बना दिया था। 2009 में विल्लू रिलीज होती है जो बॉलीवुड फिल्म सोल्जर की रीमेक थी। 2011 में कवलन आई, मलयालम सुपरहिट बॉडीगार्ड की तमिल रिडेम्पशन, और इस फिल्म ने विजय को एक बार फिर फैमिली ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट कर दिया था। इसी साल वेलुद्दीन भी आती है जो तेलुगु फिल्म आजाद की रीमेक थी और मास एंटरटेनर के तौर पर इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म भी किया था। 2012 में विजय ने नंदन फिल्म करी जो बॉलीवुड क्लासिक 3 इडियट की तमिल रीमेक थी। इस मूवी ने ये प्रूव कर दिया था कि थलपति सिर्फ विसल भर्ती मास हीरो नहीं है बल्कि कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के अंदर भी परफेक्टली फिट हो सकते हैं। और अब माना जा रहा है कि उनकी लास्ट फिल्म जननायकन जो कि तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी की एडेप्टेशन हो सकती है। अगर ये ट्रू होता है तो काफी पोएटिक होगा। करियर की शुरुआत से लेकर एंड तक रीमेक सिनेमा का एक फुल सर्कल, अर्ली डेज में सिंपल फैमिली एडेप्टेशन और एंड में स्ट्रॉन्ग मैसेज ओरिएंटेड फिल्म्स। इसलिए थलपति विजय की रीमेक फिल्म को सिर्फ कॉपी कह देना, उनके करियर को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। हर रीमेक को विजय ने अपने टाइम, अपनी स्टार इमेज और अपनी ऑडियंस के हिसाब से रीडिजाइन किया और शायद इसी वजह से उनकी रीमेक जर्नी भी उनकी ओरिजिनल फिल्म से जितनी आइकॉनिक बन गई। एंड इसी के अलावा विजय की कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनका बाकी सारी लैंग्वेजेस के अंदर रीमेक भी बनाया गया, जैसे कि 2013 में थलाइवा जिसका पंजाबी में रीमेक बना एज सरदार साहब के नाम से। 2014 में मोहनलाल एंड विजय सर की फिल्म जिल्ला जिसको बाद में जाकर 2017 में ऑडियो लैंग्वेज में बजरंगी के नाम से बनाया गया। 2012 में तुपाकी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में बता ही दिया। इसके अलावा शिवा सखी जिसको बाद में तेलुगु में रीमेक किया गया एज विजयदशमी के नाम से। वहीं पर 2002 की भगवंती फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है जिसका रीमेक कन्नड़ा में बना था काशी फ्रॉम विलेज के नाम से, जो कि किच्चा सुदीप सर की फिल्म थी। वहीं पर विजय सर की खुशी फिल्म को भी हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु लैंग्वेज में भी रीमेक बन चुके हैं, जहाँ पर तेलुगु के अंदर पवन कल्याण सर था एज लीड हीरो। वैसे हमने किच्चा सुदीप और पवन कल्याण सर के ऊपर एक डिटेल एंड डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। अगर आपने इनकी वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद में अगर आप चाहो तो देख सकते हो। और हाँ, एक और फिल्म थी कदथी जिसके बारे में हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। वैसे हमने यहाँ पर वही फिल्मों का नाम लिया है जिनको ज्यादातर हिंदी ऑडियंस ने देखा, वरना थलपति की और भी फिल्में हैं जिनको रीमेक किया गया है अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। सो ये तो कंफर्म है कि थलपति अब फिल्मों में वापस नहीं आने वाला है। सो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल एंड डेडिकेटेड वीडियो। बस ये बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और हाइप का बटन जरूर से दबा देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना और हाँ, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी धमाकेदार वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, हम जल्दी मिलते हैं फिर एक्साइटिंग और डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना और बाय बाय।